लास्ट क्लास हम लोग इनिशिएट किए थे इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली व्हाई वी डिस्कस इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज as per the von Neumann architecture you have, तो वन न्यूमैन आर्किटेक्चर में चार कंपोनेंट को मेन कंपोनेंट रखा गया, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। अब ये जो है आपका ये चार कंपोनेंट है जिसके बीच में किसी भी तरह का डेटा रिलेटेड वर्क होता है। दैट मीन्स कि इन बिटवीन द मेमोरी यू हैव अ डेटा रिलेटेड वर्क, इन बिटवीन memory and CPU, in between CPU and input output, any types of data movement takes place. So input output organization basically we discuss about, और इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि we just discuss the peripherals, and in absence of peripherals also your system work. सिस्टम जो है आपका वो पेरिफेरल के बिना भी काम कर सकता है, लेकिन सिस्टम में पेरिफेरल इंट्रोड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि peripheral are introduced for user convenience, है ना। तो कोई भी पेरिफेरल्स को आप यूज करते हैं, पेरिफेरल्स में भी पेरिफेरल्स आपका इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, या किसी भी तरह का स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। तो इनपुट को अगर हम कोऑर्डिनेट करना चाहें, आउटपुट को कोऑर्डिनेट करना चाहें, इसका मतलब क्या है, व्हाई वी यूज इनपुट डिवाइस जस्ट टू टेक इनपुट फॉर द प्रोग्राम, and why we take the output for view the particular outcome or to take the print of the standard input output। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं उसमें से आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो उसमें लगाएंगे तो रिवर्स हो जा रहा है, टेक्निकल इशू है। तो इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। Now whenever we think about the input, output or storage devices, then we just take the consideration of interface, है ना। तो before discussion that we just discuss that कि what is the input output। input output अगर हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देखें, कंप्यूटर का अगर ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, तो इनपुट आउटपुट इज वन ऑफ द कंपोनेंट। आप कह सकते हैं कि इंटायर कंप्यूटर का ये सब सिस्टम है, यानी कि अगर सिस्टम, कंप्यूटर इज अ सिस्टम, then input, output, memory, CPU, these are what, these are the subsystem of that system, computer. So input output is also subsystem. So whenever you are going to describe about input output organization, so it is a subsystem of the computer system. तो इनपुट या आउटपुट दोनों, तो आप प्रोग्रामिंग भी करते हैं तो वहां पर भी ये इनपुट आउटपुट के बारे में सोचते हैं कि इनपुट और आउटपुट, तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस आप लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपका क्या हो गया, कीबोर्ड, और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस आपका हो गया मॉनिटर। क्योंकि आप हर चीज का प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं, पहले आप सॉफ्ट वर्जन में काम करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी आप एग्जीक्यूशन पार्ट को डिस्प्ले होता हुआ देखना चाहते हैं। हाँ, उसका आउटकम अगर आपको वो शॉर्ट रिव्यू ही चल रहा है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर इसको डिफाइन करना हुआ तो इनपुट आउटपुट, यू कैन राइट इनपुट आउटपुट सबसिस्टम
of a computer, input output system subsystem of a computer provides an efficient way, क्योंकि इफिशियंट वे इसलिए है क्योंकि इनपुट डिवाइस अगर नहीं होगा तो आप यूजर इनपुट नहीं ले सकते हैं, आउटपुट डिवाइस नहीं होगा तो जो इनपुट लिए हैं उस चीज को आप देख नहीं सकते हैं, व्यू नहीं कर सकते हैं। तो इफिशियंट वे, और यू कैन से इफिशियंट मोड ऑफ provides an efficient mode of communication, क्योंकि आप जब कोई भी इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा लेते हैं और उसको मॉनिटर पर देखते हैं तो इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो यू कैन इफिशिएंटली कम्युनिकेट विद द सिस्टम व्हेनेवर यू हैव अ इनपुट, प्रॉपर इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन इन द system as a subsystem, because in absence of input output subsystem also your computer works, but it is not an interactive one. इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं रहने से भी सिस्टम आपका काम कर रहा है लेकिन वो इंटरेक्टिव नहीं होगा। इंटरेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन किसके किसके बीच में। अब ये जो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, ये कम्युनिकेशन बेसिकली आपका हम जो बताए कि वॉन न्यूमन के बेसिस पर आपका सीपीयू, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, ये चार मेन कंपोनेंट है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बेसिस पर। वॉन न्यूमन, दो आर्किटेक्चर डिजाइनर हैं, एक वॉन न्यूमन और एक हार्वर्ड। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बेसिस पर आपके सिस्टम का मेन कंपोनेंट मेमोरी, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट ही है। हाँ, चार कंपोनेंट है, जिसमें मेमोरी आपका वर्किंग मेमोरी को ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर, सेकेंडरी मेमोरी को नहीं। सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पर परमानेंटली डेटा रिसाइड होता है। तो परमानेंटली आप प्रोग्राम कहाँ पर रखते हैं? हार्ड डिस्क पर। तो हाँ, तो यहाँ पर आपका रैम की बात हो रही है, सीपीयू की बात हो रही है, इनपुट और आउटपुट। तो कोई भी कंट्रोल सिग्नल सीपीयू मेमोरी को देता है फेचिंग इनिशिएट करने के लिए। फेचिंग एट द सेम टाइम सीपीयू जो है वो इनपुट आउटपुट चैनल को भी देता है। ये जैसे अगर आप प्रिंट कमांड दिए तो प्रिंट कमांड के लिए जिस प्रिंटर को आप प्रिंट कमांड दिए उसका डिवाइस एड्रेस चाहिए। उसका डिवाइस एड्रेस एक्नॉलेज कौन करके रखता है? यानी जो कंट्रोल बस के थ्रू आपका डिवाइस एड्रेस चाहिए, चैनल एड्रेस और डिवाइस एड्रेस। तो डिवाइस एड्रेस आपका एक्नॉलेज करके सिस्टम में ओएस रखता है। जब आप सिस्टम में किसी भी डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं तो उस डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। वो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए लिया जाता है। तो जब भी उस डिवाइस को कोई भी अगर कमांड या कंट्रोल जनरेट किया जाएगा तो वो डिवाइस का स्टेटस हमको कहाँ से मिलेगा? जिस पर्टिकुलर चैनल से आपका वो डिवाइस कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि वो डिवाइस डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड नहीं हो सकता है। तो इन बिटवीन सीपीयू एंड दैट डिवाइस देयर इज ए इंटरफेस, जिसको आप बोलते हैं पोर्ट, जिसके पोर्ट के थ्रू आप डिवाइस कनेक्ट करते हैं, और स्टेटस ऑफ द डिवाइस इज कंफर्म बाय दैट पोर्ट। Anytime whenever your CPU generate the control signal for any output device like printer, then whether that printer is okay or whether that printer is ready for work or not, it is decided by the particular printer. Printer से ये decide होगा। प्रिंटर का जो पोर्ट कनेक्शन पोर्ट है उससे डिसाइड होगा, उससे स्टेटस मिलेगा आपको। किसको? सीपीयू को। अगर नहीं है अवेलेबल तब इंटरप्ट जनरेट होगा, आईएसआर जनरेट होगा। इंटरप्ट जनरेट होने का मतलब है कि आपका वो प्रोसेस सस्पेंडेड स्टेट में जाएगा, वेटिंग स्टेट में जाएगा, और वेटिंग से फिर रेडी में जाएगा। अगर लंबे समय तक वेटिंग में है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में फिर चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ देर के लिए वेटिंग में है तो वेटिंग से फिर कहाँ जाएगा? रेडी स्टेट में, फिर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई जरूरी नहीं कि हर कंट्रोल सिग्नल्स इंटरप्टेड हो। क्यों इंटरप्ट हो गया? ड्यू टू इनएडिक्वेट रिसोर्स। तो इनकम्प्लीट, अपूर्ण, यानी कि आपका रिसोर्स कंप्लीट नहीं था, इसलिए वो प्रोसेस जिस समय प्रिंट कमांड जनरेट हुआ जिस प्रोसेस के लिए, वो प्रिंटिंग ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट सब सिस्टम बेसिकली आपका कंप्यूटर में क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट इज द एफिशिएंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन, यू कैन से, बिटवीन द सीपीयू, यू कैन से, जिसको दैट इज the central computer, and you can say center of the computer. So CPU is the center of the computer,
एंड द सीपीयू के बाहर सब इसके लिए आउटसाइड है, एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ठीक है ना। तो सीपीयू आपका मेन रिसोर्स है। सीपीयू से अलग, चाहे वो मेमोरी हो, इनपुट हो या आउटपुट हो, ये अलग अलग सब सिस्टम सीपीयू से क्या करता है, कनेक्ट होता है। डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आया कि जब इनडायरेक्ट होता है तो ये हैंडल कैसे होता होगा। अगर डिवाइसेस डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जैसे आप कीबोर्ड से कोई डेटा दे रहे हैं तो डायरेक्ट सीपीयू को नहीं पहुंच रहा है। कीबोर्ड से डेटा दे रहे हैं, वो पहले इंटरफेस को जा रहा है, फिर इंटरफेस से सीपीयू कलेक्ट कर रहा है। उसी तरह से सीपीयू अगर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन भेज रहा है तो डायरेक्ट डिवाइस को नहीं भेज रहा है, वो पहले इंटरफेस को भेज रहा है। और वो इंटरफेस एक्चुअली कम्युनिकेशन मीडिया है जो इन दोनों के बीच में यूज होता है। जैसे कैश मेमोरी हम लोग यूज करते हैं, तो व्हाई वी यूज कैश मेमोरी इन बिटवीन सीपीयू एंड रैम, बिकॉज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ दिस टू मेमोरी। तो रजिस्टर का स्पीड एंड प्राइमरी मेमोरी का स्पीड, मेमोरी स्पीड, इन दोनों तरह के मेमोरी सेल का स्पीड मिसमैच है। तो रेशियो ऑफ डेटा ट्रांसफर जो है, जिस स्पीड से रजिस्टर कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा वहां से सीपीयू से, कंट्रोल यूनिट सेक्शन से, उस स्पीड से आपका रैम एलोकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि रैम का स्पीड ड्यू टू अवे फ्रॉम द सीपीयू, सीपीयू से इसका दूरी बढ़ा है, तो सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस को समझने में, लेने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है ना। रजिस्टर्स जो है वो क्लोजेस्ट टू द सीपीयू है। तो मेमोरी हायरार्की में हम लोग पढ़े, मेमोरी हायरार्की के बेसिस पर जो मेमोरी क्लोजेस्ट टू द सीपीयू होगा वो सीपीयू के सिग्नल्स को फास्ट रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा रिस्पॉन्ड टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा, समय ज्यादा रिस्पॉन्स देर से करेगा। तो इस तरह से प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में रेशियो ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा एंड स्पीड को मैनेज करने के लिए कैश मेमोरी इंट्रोड्यूस किया गया। तो कैश मेमोरी जस्ट इंटरफेस एस्टैब्लिश इन बिटवीन द रैम एंड CPU. In the same manner, in between CPU and memory, in between CPU and input output. Here we are not discussing memory. Here we are discussing about input output. तो जैसे आपका मेमोरी और सीपीयू के बीच में आपका एक कम्युनिकेशन मीडिया यूज हुआ, उसी तरह से सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज ए सब सिस्टम जो है, इनके बीच में भी इंटरफेस यूज हुआ। अब ये इंटरफेस क्या है, ये इंटरफेस सीपीयू के लिए भी यूज हो रहा है और ये इंटरफेस डिवाइस के लिए भी यूज हो रहा है। यानी कि आप जो इंटरफेस की बात कर रहे हैं, वहां पर सपोज ये आपका सीपीयू है, तो सीपीयू को भी इंटरफेस चाहिए, वेरियस इंटरफेस, और डिवाइसेस को भी वेरियस इंटरफेस चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपका सपोज करो डिवाइस D1, D2, D3, दीज आर द डिवाइसेस। D1, D2, D3, वो डिवाइस आप बोल सकते हैं। Devices may be input or output devices. Now these devices is connected with the interface. Now you can say I1, I2, I3, three interfaces there. So I1, I2, I3, this is the representation for interface. अब यहाँ देखिए, ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। D1, D2, D3 is the devices, that is input output devices, may be input or output devices. So your interface is used with the devices, yani is used to connect the devices, and devices is connected for to the particular CPU. तो आपका जो डिवाइस है ये CPU से कनेक्ट होगा, तो कनेक्शन के लिए अगेन देयर इज अ बसेस, डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल। दीज आर द थ्री बसेस जो वन न्यूमन में भी हम लोग डिस्कस किए। तो ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली। तो ये तीनों बसेस से ये जुड़ा हुआ है इंटरफेस। ठीक है ना। तो ये सीपीयू, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो चैनल है, ये बसेस जो है वो सीपीयू के लिए भी काम कर रहा है और इनपुट आउटपुट के लिए भी काम कर रहा है। तो ये बसेस इन मूव द डेटा इन बिटवीन सीपीयू एंड डिवाइसेस। तो डिवाइसेस के बीच में और सीपीयू के बीच में ये क्या है, दिस इज द इंटरफेस। तो बेसिकली दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज इनपुट आउटपुट interface. इंटरफेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस।
तो अब ये यहाँ पर कहने का मतलब है कि व्हाट आर द वेरियस चैनल ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो देयर इज ए इनपुट आउटपुट बस एंड देयर इज ए सीपीयू बस। इस बस का इस्तेमाल सीपीयू भी कर रहा है, इस बस का इस्तेमाल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस बस से अगर कोई आप इनपुट करते हैं तो इनपुट आपका इंटरफेस के थ्रू, उस बसेस के थ्रू सीपीयू तक पहुंच रहा है। बिकॉज विदाउट बसेस नो डेटा, नो एड्रेस मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। So these buses are used by CPU as well as your input output devices. So in between this CPU and devices, the interface is there. So interface is the communication media, you can say, and the buses are the resource allocator, or you can say resource. You can say transfer of the resources is by the help of this system buses. So system buses is used to move the data from one location to another location in between CPU and the peripherals, you can say. तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोलिए या पेरिफेरल्स आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो आपका जो बेसिकली आपका जो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम है, ये क्या हैंडल करता है? यू जस्ट मेंशन हियर कि it handles all the input output operations, ठीक है ना। तो जितना भी ऑपरेशन सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में है, ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ द, यू कैन से, कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पर हम लोग बोले कि जैसे आपका सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में रैम है, उसी तरह से आपका सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में ये इंटरफेस है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में, इनपुट आउटपुट इंटरफेस कंप्लीट सेक्शन। बिफोर दैट वी डिस्कस अबाउट द पेरिफेरल्स डिवाइसेस। तो पेरिफेरल्स यू ऑलरेडी नो दैट कि अगर डिफाइन करना हो तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, ठीक है ना, सिस्टम इज नोन एज पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स, हाँ लिखिए, लिख लीजिए, इनपुट आउटपुट। चूंकि यहाँ इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं इसलिए स्टोरेज डिवाइसेस हम नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टोरेज को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस that are connected with the CPU, that are connected, CPU से तो डायरेक्ट नहीं ना कनेक्टेड है, that are connected to the computer बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपका CPU से डायरेक्ट नहीं है। तो इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस that are connected to a computer, ठीक है ना, connected to a computer is called peripheral devices. That means peripheral devices consist of input, output as well as storage devices। यानी कि आपका जो पेरिफेरल होगा उसमें इनपुट भी आ जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा, और जो भी स्टोरेज डिवाइसेस है वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नाउ अब यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का क्या रोल है? इनपुट डिवाइस इज जस्ट यूज्ड टू, इट इज यूज्ड taking input by the user. हाँ, इट इज यूज्ड टू टेक input from the user. Output device, it is used to display or view The outcomes. the output in the form of information।
हम लोग जब ये लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को लेकर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए व्यू और सॉफ्ट वर्जन में व्यू करना है या हार्ड वर्जन को यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये जो व्यू हो रहा है ये सॉफ्ट वर्जन में ही हो रहा है, हार्ड वर्जन के लिए हम प्रिंटर यूज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज द स्टोरेज डिवाइस। So it is used to permanent storing of data or instruction for future accession। यानी कि आप चाहे आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो या आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, सीडी यूज कर रहे हो, डीवीडी यूज कर रहे हो, ऑल आर यूज फॉर व्हाट? ऑल आर यूज्ड फॉर परमानेंटली रिसाइडिंग ऑफ द डेटा फॉर फ्यूचर एक्सेशन। आप हार्ड डिस्क में प्रोग्राम इंस्टॉल करके रख रहे हैं, तो जब उस प्रोग्राम को यूज करना होगा तो प्रोसेस में कन्वर्ट होगा, क्रिएट होगा, प्रोसेस जनरेट होगा, तो प्रोसेस भी उसी प्रोग्राम का जनरेट होगा जो प्रोग्राम परमानेंटली आपके सिस्टम में अवेलेबल है। सर हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, पीडीएफ भेजते सर, रहिएगा एक- सर, फिर बर्डन ज्यादा हो सर, जाएगा ना। अभी तो सर हम लोग वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर के थ्रू पढ़ रहे हैं और वो मेमोरी को बताएं रैम के तरह से, तो हम लोग स्टोरेज को परमानेंटली कैसे लिख सकते हैं? हेलो सर। हाँ ठीक है, फाइल कहाँ चला गया? ठीक, तो पेरिफेरल डिवाइसेस में आपका इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस गायब हो गया। इट इज यूज्ड, अब आपको भेज देंगे इसलिए कि इसमें आपका जो है ड्राफ्ट में रहेगा, तो कंटेंट भेज देंगे। तो ज़्यादा एक बार हो जाने पर फिर उस डेटा भेजने में भी दिक्कत होता है। इट इज यूज टू परमानेंट रिसाइडिंग ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन फ्यूचर एक्सेशन। नाउ डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम भी आप लिख सकते हैं, आप प्रोग्राम भी नोटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ हमको बताने का जरूरत नहीं है कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होता है, ये सब आप फंडामेंटल में जो पढ़े वही है। आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस में यूएसबी, पेन ड्राइव, जो भी आपका यूएसबी ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, हाँ हार्ड डिस्क, जो भी आप यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो इसके लिए अलग से। सर हाँ बोलिए। सर आप बताए अकॉर्डिंग टू अभी हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के तरफ पढ़ रहे हैं सर, तो उसमें सर मेमोरी को हम लोग स्टोरेज बोल सकते हैं, और स्टोरेज में सर हम लोग अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमैन वो प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करता है, मतलब रैम, तो हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं परमानेंट रिसाइडिंग करेंगे उसको? नहीं 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 नहीं, वन न्यूमैन आर्किटेक्चर में वन न्यूमैन ने मेमोरी को वर्किंग मेमोरी ट्रीट किया, यानी कि मेमोरी जो है वो आपका वर्किंग और नॉन वर्किंग। वन न्यूमैन ने ये नहीं कहा कि सेकेंडरी मेमोरी या इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। वन न्यूमैन ने ये कहा कि देयर इज ए वर्किंग मेमोरी एंड देयर इज ए नॉन वर्किंग मेमोरी। तो नॉन वर्किंग मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी है आपका, क्योंकि आपका जो हार्ड डिस्क है वो वर्किंग मेमोरी नहीं है। वर्किंग मेमोरी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं होता है, वहां से डेटा लिया जाता है। तो वो एक तरह से पॉकेट का काम करता है, जिस पॉकेट में डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है, और उस जब जिस प्रोग्राम को जरूरत है उस पॉकेट से डेटा को, प्रोग्राम को रिट्रीव कर लिया जाता है। तो जो प्रोग्राम रिट्रीवल होगा उसके लिए प्रोसेस क्रिएट होगा, जनरेट होगा,
फिर उसका पीसीबी एलोकेट होगा, और पीसीबी तब तक आपका एक्टिव रहेगा जब तक कि वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यानी जब उसका एग्जीक्यूशन ओवर हो जाएगा, पीसीबी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि वो डिपेंड करता है। तो वॉन न्यूमैन ने ऐसा नहीं कहा कि आपका सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेमोरी इज आइदर इन द वर्किंग मोड और नॉन वर्किंग मोड। तो वर्किंग मोड इज रैम and non-working mode is your secondary memory or hard disk, where you are keeping data permanently for future accession, because process is generated for that program only which is resided inside the hard disk or secondary memory you can say। तो अगर secondary memory में प्रोग्राम होगा, अगर MS ऑफिस इंस्टॉल्ड होगा तभी MS वर्ड आप ओपन कर पाएंगे। तो MS वर्ड जब रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो वो उसके लिए प्रोसेस जनरेट होगा। तो प्रोसेस उसी का जनरेट होगा जिसके लिए प्रोग्राम अवेलेबिलिटी है। ये ठीक उसी तरह, जब बैग में आप जिस तरह का जो कंटेंट्स रखेंगे वही कंटेंट्स बाहर निकलेगा। बैग में अगर क्लास 10 का बुक रखेंगे तो 11 का बुक एक्सपेक्ट कर सकते नहीं। 10 का बुक है तो 10 का बुक रिट्रीवेबल होगा। अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक रखे हैं तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बुक नहीं निकलेगा, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बुक निकलेगा। तो लिनक्स का बुक है अगर कोई, तो यूनिक्स का नहीं निकल सकता है। तो यूनिक्स बेस्ड अगर कोई बुक होगा, लिनक्स बेस्ड बुक होगा, कमांड्स बोथ आर सेम, बट यूनिक्स इज द कॉर्पोरेट वर्जन एंड लिनक्स इज योर यूजर वर्जन जो आप यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वॉन न्यूमैन ने में मेमोरी को कंसीडर किया गया वर्किंग मेमोरी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कोई ऑनलाइन बोला था? Yes, sir, yes, sir. ठीक। Now the next we have to discuss about the interfaces, and after discussion of interfaces we discuss about the input output interface, because under input output organization whatever interface we are using, that interface is just used to connect the input output device with the system। तो कंप्यूटर से सीपीयू से जोड़ने के लिए वो इंटरफेस यूज किया जाता था, अभी भी करते हैं, जो सीपीयू और डिवाइसेस के बीच में यूज होगा। तो ये आपका इंटरफेस है, बिकॉज सीपीयू से डायरेक्ट डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा। तो डिवाइस जो है, हाँ, ये इंटरफेस जिसको आप पोर्ट भी बोल सकते हैं, जहां से जैसे ये पावर के लिए पोर्ट कनेक्शन पॉइंट है, यूएसबी पोर्ट है जो कनेक्शन पॉइंट है पेन ड्राइव या यूएसबी इनेबल डिवाइस को जोड़ने के लिए, यूएसबी इनेबल इनपुट, यूएसबी इनेबल आउटपुट। अगर यूएसबी इनेबल मॉनिटर होगा तो यूएसबी पोर्ट से हम मॉनिटर को इससे एडअप कर सकते हैं। तो लेकिन डायरेक्ट हम चाहें कि सीधे सीपीयू से कनेक्ट कर दें माइक्रो प्रोसेसर से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। तो इंटरफेसेस इज और व्हाट, अगर इसको डिफाइन करना हुआ इसके बेसिस पर सीपीयू और डिवाइसेस के बीच में, यहाँ डिवाइसेस हम लोग इनपुट आउटपुट को फोकस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द सब सिस्टम इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट इज द डिवाइसेस which is connected with the CPU indirectly through the communication interface that is known as input output interface। because ये जो communication interface है इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए, I1, I2, I3। तो ये I1, I2, I3 इसका मतलब कि various interface is used to connect the device with the system। जैसे आप देखते हैं कि आपका स्पीकर के लिए अलग पोर्ट है, ठीक है ना, USB पोर्ट है, तो there are various पोर्ट। आप प्रोजेक्टर के लिए अलग पोर्ट है, ठीक है ना, अलग अलग पोर्ट से हम लोग डिवाइस को एडअप किए यहाँ पर। अब ये सारा क्या है, ये I1, I2, I3 इंटरफेस है जिसके थ्रू डिवाइसेस आर कनेक्टेड। नाउ whatever control signal are generated for the particular device through the CPU, that control signals move to that particular device through the interface। अब इंटरफेस को पहले जाने के पहले उसको बसेस को यूज करना होगा। जैसे सीपीयू अगर किसी डिवाइस D1 को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो इंटरफेस को देगा पहले, फिर इंटरफेस से D1 पर जाएगा। अगर डिवाइस 1 से कोई डेटा आपका सीपीयू तक जाना है तो सबसे पहले D1 इंटरफेस 1 को देगा डेटा, फिर वो बसेस का इस्तेमाल करेगा और बसेस का इस्तेमाल करके सीपीयू तक वो डेटा एलोकेट हो पाएगा, तब जाके आपका प्रोसीडिंग कंप्लीट होगा। तो अगर इंटरफेस को डिफाइन करना हुआ तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज इंटरफेस? एनीवन? नॉर्मल इंग्लिश में डिफाइन करना आपको, अगर इंटरफेस Yes, जैसा sir. भी हम लोग स्ट्रक्चर समझे तो इसको अगर डिफाइन करना हुआ इंटरफेस तो कौन बताइए? एनीवन?
Yes, sir. हाँ, Sir, interface is a medium by which we can multiplex or demultiplex data by giving at the side of users. यस यस यस, आप कह सकते हैं ये शेयर्ड आपका है, ये आपका शेयर्ड बाउंड्री है। इंटरफेस इज व्हाट, इट इज अ शेयर्ड बाउंड्री बिटवीन सीपीयू एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो बाउंड्री का यूज सीपीयू भी करता है और आपका इनपुट, जैसे ये I1 I2 I3, ये आपको अगर इसको बाउंड्री मान लीजिए तो इस I1 से सीपीयू भी जुड़ा हुआ है और इस I1 से D1, यानी कि इस दो एंड पॉइंट को जोड़ने का काम I1 कर रहा है। यानी कि आप बोल सकते हैं I1 I2 I3 इज द ब्रिज, इंटरफेस इज द ब्रिज बिटवीन सीपीयू एंड, तो देयर आर सो मेनी डिफिनेशन यू हैव, आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो अगर डिफाइन करना हुआ जनरली, अगर सिंपली, तो इंटरफेस इज व्हाट, इंटरफेस इज अ शेयर्ड बाउंड्री बिटवीन हाँ सीपीयू एंड input output devices, CPU and input output devices. We can also say that interface is the bridge between CPU and input output devices. That means any information sharing between CPU and input output devices must take sharing between CPU and input devices must से ज्यादा सही सूट होगा। Sharing between CPU and input output devices should take assistance of interface for finalization of the operation. यानी कि interface is just giving the assistance to both CPU as well as input output devices to finalize any operation. किसी भी ऑपरेशन को फाइनलाइज करने के लिए वो एक तरह से आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो नहीं होगा तो फिर उस को आप डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली सीपीयू को नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं कि अब यह क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू टेक द असिस्टेंस ऑफ दैट इंटरफेस, बिकॉज योर डिवाइसेस आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सीपीयू। ठीक है ना, तो बिकॉज द डिवाइसेस that is input output are not directly connected with the CPU of the computer system। अब यहाँ पर दोनों चीज हम लोग डिस्कस कर लिए कि आपका जो CPU है वो इंटरफेस से भी रिलेटेड है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो भी सीपीयू से इंटरफेस से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि कितना तरह का इंटरफेस यूज हो रहा है, एक तो सीपीयू के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा डिवाइस के कॉन्टेक्स्ट में। यानी सीपीयू को भी इंटरफेस से मतलब है, डिवाइस को भी इंटरफेस से मतलब है। सीपीयू को स्टेटस ऑफ द डिवाइस कहाँ से पता चलेगा, इंटरफेस से, और डिवाइस को किसी तरह का सिग्नल का पता कहाँ से चलेगा, इंटरफेस से। यानी इंटरफेस इज जस्ट यूज्ड एज ए कम्युनिकेशन शेयर। तो कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में,
वो शेयरिंग आपका इंटरफेस से दोनों को हो रहा है। तो आपका इंटरफेस जो है वो सीपीयू को भी डिटेल्स भेज रहा है और डिवाइसेस को भी डिटेल्स भेज रहा है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस क्या क्या हो जाएगा, एक सीपीयू के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा आपका डिवाइस के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कॉन्सेप्ट में। तो सीपीयू का से कॉन्टेक्स्ट में इसको कहा जाएगा सीपीयू इंटरफेस, और इनपुट आउटपुट के केस में इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इसके लिए ये डायग्राम हम लोग बनाया। इस डायग्राम में I1, I2, I3 दीज आर द इंटरफेस। D1, D2, D3 इससे ज्यादा भी हो सकता है। These are the input output devices. There are 3 system buses: data bus, address bus, control bus, that is used for movement of data or instruction in between CPU and devices. तो CPU इंटरफेस यानी CPU जब इंटरफेस का यूज करेगा किसी भी कंट्रोल सिग्नल को भेजने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे CPU इंटरफेस। जब डिवाइसेस से कोई डेटा आपका CPU तक जाना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इफ यू हैव टू डिफाइन सीपीयू इंटरफेस, देन हाउ कैन यू डिफाइन इट? सीपीयू इंटरफेस कैसे बोलेंगे, डिफाइन करेंगे, बताइए कोई भी। सीपीयू इंटरफेस क्लियर है ना? सीपीयू इंटरफेस क्या होता है? सीपीयू इंटरफेस यानी कि व्हेनेवर एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट बाय द सीपीयू टू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, then the CPU needs interface known as CPU interface, and that interface is used to send the information to the particular or respective input output devices through the CPU के through. At the same time, whenever the devices need to send certain जैसे input device, whenever the devices need to send certain information to the CPU, then that device need a proper interface, and through that interface the details are sent to the particular CPU, and the interface is termed as input output interface. So if we discuss input output interface, because आपका input output organization में we focus on input output, so next we discuss input and output इंटरफेस। ठीक है ना? तो ये क्लियर है कि सीपीयू इंटरफेस क्या होता है। यहाँ पर ये जो डायग्राम हम लोग बनाए वही डायग्राम आप प्लेस करेंगे। ठीक है ना? सीपीयू से ये एड्रेस बस इंटरफेस, देन डिवाइसेस। ठीक है? नाउ इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इफ यू हैव टू डिफाइन इनपुट आउटपुट सीपीयू इंटरफेस, आप नोटिफाई किए। इनपुट आउटपुट इंटरफेस को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऑलरेडी हम लोग इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, पेरिफेरल्स, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस डिस्कस किए। अगर आपको इनपुट आउटपुट इंटरफेस को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? सेम जो आप पेरिफेरल्स के लिए किए, यानी कि इंटरफेस के लिए जो किए, वही इनपुट आउटपुट इंटरफेस के लिए करेंगे। तो हाउ यू कैन डिफाइन इनपुट आउटपुट इंटरफेस? अब इनपुट आउटपुट इंटरफेस में आप केवल पेरिफेरल्स का यूज कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट फोकस नहीं करेंगे। तो what is into input output interface? तो peripherals which is connected with the CPU, ठीक है ना, या peripherals which is connected with the system, ठीक है ना, through the particular channel is known as input output interface. यानी input output interface is the channel through which your peripherals are connected with the computer system, not CPU. So your CPU is the part of computer system. It is also one of the component of the computer system. Whenever you are seeing the block diagram of computer, तो इसको input output interface को क्या बोलेंगे कि peripherals which is connected with the computer system, ठीक है ना, या the channel which is used to connect the peripherals with the computer system is known as input output interface. तो उसको दूसरा ऐसे ही बोल सकते हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज द चैनल थ्रू विच द पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम। तो आईओ इंटरफेस इज द चैनल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए।
सर नॉर्मल भाषा में सर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इन यूजर के इनपुट आउटपुट को और सीपीयू के आउटपुट तक सीपीयू तक पहुंचाता है, उसको इनपुट आउटपुट इंटरफेस को। हाँ, वही नॉर्मल भाषा में जो आप बोले उसी को इंग्लिश में लिखा जा रहा है, वही बात लिखा जा रहा है कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज द चैनल थ्रू विच द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये चीज जोड़ दीजिए, एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद इन द सिस्टम, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज द चैनल थ्रू विच द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद इन द सिस्टम। तो कम्युनिकेशन शुड एस्टैब्लिश्ड बाय द हेल्प ऑफ दैट चैनल known as input output interface। तो अब इसी चीज को जो हम लोग ऊपर डायग्राम बनाए थे, इसी चीज को इनपुट आउटपुट इंटरफेस, यहाँ जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है दैट इज द पर्टिकुलर चैनल, तो यहाँ पर उसी चीज को बनाना है। तो देयर इज ए प्रोसेसर और यू कैन से सीपीयू एंड देयर आर वेरियस इंटरफेस, उसको मेंशन कर दीजिए। इंटरफेस 1, एंड अब यहाँ पर डिवाइसेस का नाम डाल दीजिए, कीबोर्ड, प्रिंटर, और भी कोई डिवाइसेस है, माउस, कीबोर्ड स्टैंडर्ड ले लिए, स्टैंडर्ड प्रिंटर ले लिए, मॉनिटर ले सकते हैं, मॉनिटर भी तो आपका आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर और प्रोसेसर के लिए तो बसेस यूज होगा। ठीक है ना। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस आपका हो गया। यहाँ पर ये वेरियस input output devices and this one is the interface CPU। okay, क्या तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस एक तरह से ये चैनल हो गया, ठीक है ना, थ्रू विच द पर्टिकुलर डिवाइसेस आर कनेक्टेड। अब देखिए आपका जो अब इंटरफेस, बेसिकली वी डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ इंटरफेस, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट डिवाइसेस आप पढ़े हैं फंडामेंटल में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़े हैं, कौन कौन सा इनपुट डिवाइसेस है। अब हम लोग को इंटरफेस का आर्किटेक्चर डिस्कस करना है कि व्हाट एक्चुअली द आर्किटेक्चर ऑफ इंटरफेस वी हैव एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट अंडर इंटरफेस, जिसके थ्रू आपका जो डिवाइसेस है उसका स्टेटस जो है वो पर्टिकुलर। अब ये क्वेश्चन यहाँ है कि अगर यहाँ बहुत सारा इंटरफेस है तो कौन सा इंटरफेस को सीपीयू ने सिग्नल जनरेट किया, ये कैसे पता चलेगा। जैसे आपके पास 3 प्रिंटर है, एक प्रिंटर आपने कनेक्ट किया, 2 प्रिंटर नहीं किया, लेकिन इंस्टॉल्ड आपके सिस्टम में तीनों है, तो क्या ऐसा क्या कंपोनेंट यूज किया जाता है जिससे आपका सीपीयू उसी डिवाइस तक इंफॉर्मेशन या सिग्नल भेजता है जिस डिवाइस का आपको प्रोसेसिंग में जरूरत है। तो क्या किसी इंटरफेस को किसी डिवाइसेस का कोई प्रॉपर आईडी होता है जिसके थ्रू उस डिवाइस को आपका प्रोसेसर एक्नॉलेज करता है, और वो डिवाइस आईडी का एक्नॉलेजमेंट और किसके पास होता है सिस्टम में, ठीक है ना, और वो डिवाइस का आईडी सिस्टम में जिसके पास भी होता है उस तक कैसे पहुंचता है,
देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। सबका आंसर क्या है? यस, डिवाइस ड्राइवर। यानी कि whenever you are installing the system device, then the device driver software for that device is properly acknowledged by the operating system. तो device address is generated by the CPU for which any types of control is designated. किसी तरह का कंट्रोल जो जनरेट हो रहा है वो किस डिवाइस को जनरेट हो रहा है, उसका डिवाइस का एड्रेस होगा। अगर वो डिवाइस का एड्रेस जिसको आपका सीपीयू जनरेट कर रहा है वो कनेक्टिंग इंटरफेस पर अवेलेबल नहीं होगा, दूसरा कोई प्रिंटर अवेलेबल होगा, तो क्या होगा? वहां इंटरप्ट जनरेट होगा, आईएसआर जनरेट होगा। बहुत बार होता है आपके साथ, आप गलती से उस प्रिंटर को कमांड दे देते हैं जो प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो अब वो कनेक्शन के लिए वेट करेगा, तो इंटरप्ट जनरेट हो गया। जब तक आप उस डिवाइस को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो कमांड नहीं लेगा। तो आपका कमांड कहाँ जाके ब्रेक हो गया? आपका कमांड इंटरफेस पे जाकर रुक गया। क्यों रुक गया? When we discuss the architecture of interface, it is clear to you because the status is sent to the CPU by the interface, status of the device. तो आप देखते होंगे जब डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो डिवाइस का स्टेटस रेडी बताता है आपको। रेडी का मतलब क्या हुआ? ये रेडी स्टेटस आपको सीपीयू को भी मिलता है। जब तक ये स्टेटस ऑफ डिवाइस रेडी नहीं मिलेगा तब तक आपका वो कमांड फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। तो इन नेक्स्ट क्लास वी जस्ट डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ इंटरफेस। Page 2